अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की सफल खेती पर किसान का अनुभव। अधिक दूध उत्पादन हेतु दुधारू पशुओं के लिए आहार प्रबंधन। किसानों के लिए मुनाफे वाली है गेंदा की खेती। दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इनकी उचित देखभाल करने के साथ साथ सूखे चारे को भी सुरक्षित स्थान पर संग्रहण किया जाए, ताकि आप अपनी गाय भैंसों को संतुलित आहार खिलाकर इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकें। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. धूरिया। हम बात कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में पशु का पोषण कैसे हो, उसकी खुराक कैसे हो, उसका आहार कैसे हो, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बारिश में सबसे बड़ी जो बात होती है कि बारिश में जो पानी गिरने से चारा जो है गीला हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चारा जो है ज़्यादा गीला ना हो पाए। चारे को हम ढक कर रखें, किसी बड़ी जगह रखें। अगर आपके पास ढकी हुई जगह नहीं है तो उसको पॉलीथीन से, तिरपाल से भी ढक कर रख सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी लगने से चारे में जो है गीलापन होने से उसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो और जो फफूंद लगा जो चारा होता है उसको खाने से पशु बीमार भी हो जाता है। तो पहला हमारा काम ये रहता है कि चारे को भिगाने से हमें बचाना है, और जो चारा हरा चारा उपलब्ध है उस चारे को हमें काट कर पशु को खिलाना है, ताकि पशु को हरा चारा समय पर मिल सके। दूसरी बड़ी बात इसमें ये होती है कि पशु को संतुलित आहार जो है हमेशा मिलता रहना चाहिए, चाहे वो बरसात का सीजन हो, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, चाहे वो सर्दी का सीजन हो। तो बरसात के सीजन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पशु को संतुलित पशु आहार जो है हमेशा मिलता रहे। इसके लिए आप जो है घर पर भी जो है पशु आहार बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ज़रूरत है अनाज के दलिए की। कोई भी अनाज का दलिया है, चाहे वो ज्वार है, चाहे वो बाजरा है, मक्का है, इसमें से आप इसको ले सकते हैं। एक भाग आपको अनाज का दलिया लेना है। दूसरी है वह दालों की चूरी, मूंग चूरी, चना चूरी, उड़द चूरी, अरहर चूरी, जो भी चूरी आपके गांव में, आपके शहर में सस्ती मिले, अच्छी मिले, उसको आपको एक भाग लेना है। तीसरी है गेहूं और चावल की चापड़। इसमें से गेहूं में से या चावल में से कोई भी आप एक चापड़ एक भाग काम में ले सकते हैं। और चौथी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है खल। खल में भी सरसों की खल है, कपास की खल है, तिल्ली की खल है, किसी भी तरह की खल आपके यहाँ पर जो अच्छी मिले उसमें से आप उसको काम में ले सकते हैं, और एक भाग आपको खल लेनी है। इन चारों चीज़ों को, अनाज के दलिए को, चावल की चापड़ को या गेहूं की चापड़ को, दालों की चूरी को, और जो भी खल आप काम में ले रहे हैं, इनको बराबर बराबर मात्रा में आप मिला लें, और मिलाकर उसमें 2 किलो नमक और 1 किलो खनिज लवण मिला लें। ऐसा जो बाटा तैयार होगा, जो कंसंट्रेट मिक्सचर तैयार होगा, वो पूर्णतः संतुलित होगा और इससे पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ेगा। अब बड़ी बात ये आती है कि ये जो बाटा आपने तैयार किया है इसको हम कितना दें। तो इसके लिए भी एक बड़ा छोटा सा नियम है, जिसको हम थंब रूल भी कहते हैं, अंगूठा विधि भी कहते हैं, कि 1 से 1.5 किलो बाटा हर पशु को मिलना चाहिए, चाहे वो दूध दे रहा हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो ज्ञापन हो। ये उसके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा जो है दूध उत्पादन के हिसाब से जो है बांटा दिया जाता है। इसका भी एक थंब रूल है कि गाय को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बांटा देना चाहिए और भैंस को 2 किलो दूध पर 1 किलो बांटा देना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने पशु को जो है संतुलित आहार प्रदान करेंगे तो पशु जो है उत्पादक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा। जो मैंने बताया कि 1 से 1.5 किलो बांटा उसकी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। अगर आप बिना दूध देने वाली पशु को, गाभन पशु को और बछड़े बछड़ी को भी बांटा देते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, उनमें बीमारियां कम होने की संभावना रहती है और वो अपने ब्यात काल में, दूध काल में ज़्यादा दूध देते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बरसात के मौसम में एक समस्या और आती है पेट के कीड़ों की, क्योंकि पानी जो है कई जगह दूषित हो जाता है, गंदा पानी उसमें मिल जाता है, तो हमें पेट के कीड़े मारने की दवा भी इसमें पहले से ही दे देनी चाहिए ताकि जो पशु आहार खा रहा है उसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो पशु को आहार हमने उसके उत्पादन के लिए, उसके शरीर के लिए दिया है, वो पेट के कीड़ों के काम ना आए, वो पशु के शरीर में लगे। इसके लिए उसको समय पर जो है पेट के कीड़े मारने की दवाई जो है वो पहले से दे देनी चाहिए। पशु आहार में बाटे के साथ साथ हरे चारे का भी विशेष महत्व है और जैसा हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में हरे चारे की अधिकता काफ़ी रहती है, तो पशुपालक भाइयों को इस संदर्भ में विशेष सावधानी की ज़रूरत है कि हम पशु को जो हरा चारा खिला रहे हैं वो खेत से काटने के बाद सीधा ही उसके आगे ना रखें। ऐसा करने से क्या होता है कि पशु को जब साबुत चारा उसके आगे रख दिया जाता है तो पशु उस पर गोबर भी कर देता है, उस पर पेशाब कर देता है और एक बार गोबर पेशाब लगने के बाद पशु उस चारे को नहीं खाता, तो इससे चारे की बर्बादी होती है। तो इस चारे की बर्बादी को कम करने के लिए पशुपालक भाई को चाहिए कि चारे की कुट्टी काट कर ये खिलाए। कुट्टी काट के खिलाने से उसको कई लाभ मिलते हैं कि एक तो जो मुंह में जो है रस बनता है, सलाइवा बनता है, वो बहुत ज़्यादा बनता है, चारे का पाचन पूरी तरह से होता है, चारे की बर्बादी कम होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में चारा कटा होने के कारण उसका भरपूर उपयोग हो पाता है। दूसरी बात यह है कि बारिश के मौसम में चारे की अधिकता के समय हम उसको केवल हरा चारा ही नहीं खिलाएं, हरे चारे के साथ 1 से 2 किलो उसको सूखा चारा, तूड़ी या दूसरे जो सूखे चारे हैं वो भी खिलाने जरूरी है। इससे पशु के में जो है आफरे आने की संभावना जो है वो कम रहती है। और विशेषकर बारिश के मौसम में जब आपके पास हरा चारा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जैसे दलहनी चारे होते हैं, अदलहनी चारे होते हैं, तो अदलहनी चारे जिनको अनाज वाली फसलों के जो चारे होते हैं उनको हम भविष्य के लिए जो है सुरक्षित और संरक्षित करके भी रख सकते हैं। इसके लिए एक बहुत आसान सी विधि है कि आजकल कुछ साइलो बैग बाजार में उपलब्ध हैं जिनमें हम चारे को कुट्टी काट कर एक उचित आर्द्रता पर, उचित ह्यूमिडिटी पर अगर हम एयर टाइट रख करके बंद करके रख लें तो वो चारा जो है करीब 40 दिन में तैयार हो जाता है, जिसे हम चारे का अचार कहते हैं और इसे 3 से 6 महीने तक आराम से बिना खोले, बिना खराब हुए काम में लिया जा सकता है। पर विशेष सावधानी की जो इसमें आवश्यकता है कि जब हम चारे को पॉलीथीन बैग में, साइलो बैग में बंद करके रखते हैं तो वो दबा दबा के भरा हुआ होना चाहिए, उसमें हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हवा रह जाएगी तो वो चारा फफूंद रहित हो जाएगा, उसमें फफूंद लग जाएगी, वो चारा खराब हो जाएगा। तो ये विशेष सावधानी की ज़रूरत है। पर अगर हमने चारे को अच्छी तरह दबाकर साइलो बैग में भर दिया है और 40 दिन बाद अगर हम उसको खोलते हैं तो वो चारे के अचार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसमें भीनी भीनी सिरके जैसी खुशबू आती है और पशु उसको आराम से खा सकता है। तो आप पशुपालक भाई अपनी उपलब्धता के अनुसार, चारे की उपलब्धता के अनुसार, पशुओं की संख्या के अनुसार अलग अलग साइज के साइलो बैग बाजार में उपलब्ध हैं। 1 कुंटल से लेकर 1000 कुंटल तक के बैग आते हैं, उनमें चारे को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं कि जब ऐसा समय जब हरे चारे की आपके पास उपलब्धता नहीं है तब आप उसको काम में ले लें। और इसको हरे चारे के रूप में भी खिलाया जाता है, इसमें ऐसा विशेष नहीं है कि इसको किसी और तरीके से खिलाना है। 5 से 10 किलो तक हरा चारा गाय या भैंस को सुरक्षित चारा, जिसे साइलेज भी कहते हैं या चारे का आम भाषा में चारे का अचार भी कहते हैं, इसको खिलाया जा सकता है। छोटे जो पशु होते हैं, 6 महीने से छोटे पशु होते हैं, उनको ये हरा चारा, सुरक्षित चारा नहीं खिलाया जाता है। ये बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। और इसके अलावा ये हरा सुरक्षित चारा, साइलेज पशु को उत्पादन देने के लिए बहुत काम का है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान।
भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। शिमला मिर्च की खेती प्रदेश के सभी छोटे और बड़े किसान करते ही हैं, लेकिन इस फसल से अधिक लाभ लेने के लिए अब बहुत से किसान इसकी खेती पॉली हाउस में भी करने लगे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक किसान केसरी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती से काफी लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैंने 2013 में अपना पंडित दीनदयाल स्कीम उपाध्याय जो स्कीम थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उनकी सहायता से एक 1000 स्क्वायर मीटर का निर्माण किया। इसमें मैंने स्टार्टिंग से कैप्सिकम, फिर टोमेटो और खीरा, इसका काम शुरू किया। 2013 में थोड़ा लेटर स्टेज में मैंने शुरू किया था, जुलाई अगस्त में। 2013 में इससे मैं जितना प्रोडक्शन, जितना बेनिफिट लेना चाहता था उतना नहीं ले पाया। 2014 में मैंने बिगनिंग से ही इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली फरवरी से इसकी पनीरी वगैरह डाली और मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इसकी प्लांटेशन की मैंने कैप्सिकम की और टोमेटो की। और 2014 में मैंने जो अपना टोमेटो निकाला, 500 स्क्वायर मीटर में टोमेटो आ गया और 500 स्क्वायर मीटर में ये कैप्सिकम आ गई ग्रीन। इसका जो डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसकी जो प्लांटेशन की। इसमें जो वाटरिंग का सिस्टम है, वाटरिंग का सिस्टम हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब जो है प्रोवाइड किया गया है। 80-20 जो है 80% सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हमने फिट किया हुआ है। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नील है। जितना हमें पानी देना है, चाहे वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स जो भी, हम इसको मतलब थ्रू ड्रिप इरीगेशन ही देते हैं। बाकी इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह देना होता है तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हम टैंक में डाल देते हैं और ड्रिप के थ्रू पूरे प्लांट्स को, पूरे यूनिट को मिल जाता है। फिर इसमें दिक्कतें आती हैं जो बीमारी की, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती हैं। अगर उनको हम टाइमली स्प्रे या अपना शेड्यूल फॉलो ना करें तो हमें जो है पूरा यूनिट हमारा डैमेज हो सकता है। फिर एग्रीकल्चर विभाग के जो हमें साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं यहाँ पे, जो भी हमें टेक्निकल जो दिक्कत आती है वो हमें टाइम टू टाइम यहाँ पे असिस्ट करते रहते हैं। जैसे ये कीड़ा लगा हुआ है ना ये फ्रूट को, तो अगर आपने इसको स्प्रे किया होता जैसे फूल के टाइम में तो ये नहीं होना था, है ना, क्योंकि ये फूल के ऊपर अंडा दे जाता है और अंडे में वो बन जाता है फिर लार्वा, और लार्वे से बाहर निकल जाता है। इसके लिए आपने जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है, मेलाथियोन है, इनके स्प्रे करने चाहिए थे आपको, है ना। अगर है तो आप कर भी सकते हैं। अभी ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कीड़े की। कीड़ा अगर फैल जाता है, इसमें तितली आ जाती है अंदर, तो एग छोड़ेगी तो वो कीड़ा तैयार कर देगी। और कीड़ा अगर हमने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो पूरी हमारी क्रॉप को स्पॉइल कर सकती है। इसलिए दिस इज पेरिशेबल जो है, प्रोन टू डिजीज, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड जो है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, दूसरी इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफॉस है, या दूसरी हमारी जो है एक कॉन्फिड्योर सुपर है। वैसे मार्केट में रेट उसका ज़्यादा है, मगर उसका इफेक्टिव है, तो उससे हम इसकी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, तब हमें जाकर के इसकी जो है अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। तो कैप्सिकम जैसे हमारी इस जून लास्ट वीक से अभी मतलब जो इसकी फ्लश तैयार होता है, तो जून लास्ट वीक से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो मैं आज तक इस पॉली हाउस से, अपने यूनिट से 500 स्क्वायर मीटर से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 कुंटल से प्लस जो है क्वांटिटी ले चुका हूँ। और जिसका मार्केट रेट बाहर हम बेचते हैं पंजाब में, तो वहाँ हमें अच्छे रेट मिलते हैं, मतलब 40-50 रुपये तक एवरेज मिल जाती है। यहाँ लोकल जो हम 30 रुपये की एवरेज से हम इसको बेच रहे हैं। तो अप टू डेट आज तक जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 कुंटल के करीब मैंने जो है अपना खर्च निकाला। इससे लगभग 2 लाख के करीब जो है मैंने आउटपुट इसमें कमाया। 2 लाख रुपए की इनकम मैंने आज तक ले ली। और इन फ्यूचर अभी
लास्ट अक्टूबर नवंबर लास्ट वीक तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक इसका प्रोसेस चलता रहेगा, तो कम से कम 15-20 कुंटल इसमें से मैं और क्वांटिटी निकालूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली इस पॉली हाउस से मैं 500 स्क्वायर मीटर से अप्रोक्सीमेटली 80 कुंटल के करीब जो है टोटल इसका जो आउटपुट निकाल लेता हूँ। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलवाते हैं आपको नौनी विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर हैप्पी देव शर्मा से और जानते हैं शिमला मिर्च की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज आपसे शिमला मिर्च की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में बातचीत करूंगा। शिमला मिर्च की 3 प्रकार की किस्में जो हैं उनका उत्पादन किया जाता है। पहली, जिसके फल जो हैं वो हरे रंग के होते हैं और जिसकी वैरायटी हाइब्रिड है, कैलिफोर्निया वंडर है, दूसरा जो है भारत हाइब्रिड है। इसके अतिरिक्त पॉली हाउस में इंदिरा नाम की किस्म का भी सिफारिश की जाती है और पीले और लाल रंग की शिमला मिर्च भी आजकल काफ़ी प्रचलित है, जिसका उत्पादन विशेषकर पॉली हाउसेस में किया जाता है। पीले रंग की किस्म जिसकी सिफारिश की जाती है उसका नाम ओरिबिले और लाल रंग के फल जिस शिमला मिर्च के हैं उसकी किस्म का नाम बॉम्बी इस तरह से है और इनका उत्पादन जो है वो पॉली हाउस में किया जाता है। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की एक वर्ष में 2 फसलें ले सकते हैं। पहली जनवरी-फरवरी में फसल को लगाकर जो है वो जून-जुलाई तक फसल खेत में रहती है, जिसमें से 2-3 महीने तक तोड़ाई चलती है और इसी तरह से जुलाई-अगस्त में इसकी रोपाई करके फसल जो है वो दिसंबर-जनवरी तक खेत में रहती है या पॉली हाउस के अंदर रहेगी और 2-3 महीने तक जो है प्रत्येक फसल की तोड़ाई जो है वो फलों की ले सकते हैं। पॉली हाउस में पैदा की गई शिमला मिर्च जहाँ ज़्यादा उत्पादन देती है वहीं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, चाहे उसका आकार है या उसका रंग है, ये भी जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं जब हम इसका पैदावार पॉली हाउस के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिमला मिर्च के पौधे के 4 तने रखने की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो टहनियाँ हैं उनको समय समय पर काट छांट की जाती है तथा पौधे को सहारा देने के लिए सुतली या रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। फसल को कीट पतंगों से बचाने के लिए येलो ट्रैप जैसा कि आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम रहे और कीटों से भी निजात पाई जा सके। इस येलो ट्रैप के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जैसे ही कीट पतंगा इसके पास आता है वो इससे चिपक जाता है और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और बीमारी से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर भी समय समय पर डायथेन M45 और बेविस्टिन का घोल बनाकर फसल पर स्प्रे किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान पॉली हाउस में शिमला मिर्च की पैदावार करके 10 से 12 किलोग्राम प्रति वर्ग अच्छी गुणवत्ता आकार वाली फसल प्राप्त करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। गेंदा फूलों की फसल में एक विशेष स्थान रखता है, जिसकी खेती करके प्रदेश के बहुत से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप भी गेंदे की खेती करने के इच्छुक हैं तो इसकी खेती में कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। गेंदा की खेती तो वैसे तो पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से गेंदे की खेती जो है वो इस समय की जाती है और सितंबर-अक्टूबर में नर्सरी डालने का उचित समय है। अब प्रजातियों की जहाँ तक बात है कि प्रजातियाँ इसमें 2 तरह की होती हैं, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है और एक जो है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड जो छोटे आकार के होते हैं जिसको आप माला बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और बड़े फूल वाला जो है अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, उसके फूल बड़े होते हैं और उसका पौधा भी जो है बड़ा होता है, करीब 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की ऊंचाई का होता है।
जैसे फ्रेंच मैरीगोल्ड जो गेंदा है, उसमें मुख्य प्रजातियां हैं राष्ट्रीय रेड है, क्यूपिड है और गोल्ड है। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड में अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बासंती गेंदा, अफ्रीकन ऑरेंज, तो ये तमाम तरीके के प्रजातियां हैं जिनके बीज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 1 हेक्टेयर खेती के लिए तकरीबन 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और गेंदे के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब नर्सरी की तैयारी करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि जैसे आप सब्जी के लिए नर्सरी की तैयारी करते हैं उसी तरह इसकी भी तैयारी करें और किसी ऊंचे स्थान पर उठी हुई क्यारी में नर्सरी डालें। उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद मिलाएं और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसमें बीज लगाने जाते हैं तो 4 इंच की दूरी पर एक लकड़ी से सीधी कतार बना लें और उसी कतार में 1-1 अंगुल की दूरी पर बीज डालें। बीज डालने के बाद ढकने का काम मिट्टी से न करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि खाद, मिट्टी और बालू का मिश्रण बना लें और केवल जहां आपने बीज डाला है उस पर केवल उस मिश्रण का बुरकाव करें। और बुरकाव करने के बाद आप देखेंगे कि जब वो बीज दिखाना बंद हो गए हैं तब उसको पुआल से ढक दें और सुबह और सायंकाल हजारे से सिंचाई करें। तकरीबन 7 से 10 दिन में बीज का जमाव हो जाएगा। जमा होने के बाद आप ऊपर से पुआल को हटा दें और पुआल को हटाने के बाद इसको बढ़ने दें। सिंचाई हमेशा करते रहें। चूँकि आपकी क्यारियाँ उठी हुई हैं इसलिए उसमें कभी भी आप क्यारी के ऊपर तक पानी न दें, केवल बगल की नाली में पानी दें, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो करीब 4 की जब पौध हो जाती है तो ये रोपण के लिए तैयार हो जाती है और इनको आप ले करके इसकी पौध रोपण करें। और खेत की तैयारी करने के लिए प्रमुख रूप से आपको बता दें कि खेत में कम से कम 3 या 4 बार गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद अगर 1 हेक्टेयर लगाना है तो उसमें कम से कम 20 ट्राली गोबर की खाद मिश्रित करें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला करके खेत की तैयारी करें। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड के लिए जो बड़ा आकार का है उसके लिए रोपण की दूरी 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर और फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है उसके लिए दूरी होगी 50 गुणे 30 सेंटीमीटर, मतलब पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो इस पर आप रोपित कर दें और रोपित करने के बाद तुरंत शाम के समय इसको रोपण करें और उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दें हल्की सी। अब आप देखेंगे कि 1 महीना के करीब जब समय हो जाता है तब इसके पौधे जो हैं तकरीबन 6 से 8 इंच के हो जाते हैं। उस समय एक क्रिया आपको करनी है जिसको कर्तन की क्रिया बोलते हैं और इसमें ऊपर का हिस्सा जो है तोड़ दिया जाता है। शीर्ष का हिस्सा तोड़ देने से इसमें कल्ले अधिक आएंगे और जितने ही ज़्यादा कल्ले आएंगे उतनी ही फूल की कलियां उसमें ज़्यादा बनेंगी। ये पूरी फसल जो है 3 माह की है और करीब 2 माह में फूल आ जाते हैं और करीब 2.5 से 3 माह तक आप इसकी फलक में फूल को तोड़ाई कर सकते हैं। तोड़ाई करने का समय जो है सायंकाल है या जाड़े का मौसम है तो सायंकाल करें और अगर थोड़ा गर्मी के मौसम में अगर ओस न पड़ रही हो तो सुबह भी इसकी 10 बजे करीब तोड़ाई कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन तकरीबन 250 से 300 कुंटल अफ्रीकन मैरीगोल्ड में और 200 से 250 कुंटल फ्रेंच मैरीगोल्ड में मिलने की पूरी गुंजाइश रहती है। और आप देखेंगे कि इसका बाजार में मूल्य जो है सीजन में 20 से 30 रुपए किलो और थोड़ा सा अगर आगे पीछे बुआई करते हैं तो उसमें 50 से 60 रुपए तक किलोग्राम के हिसाब से फूल आपको मिल जाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आलू का उत्पादन हमारे पूरे देश में किया जाता है। आलू सिर्फ सब्जी फसल ही नहीं, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन समय पर बीज की उपलब्धता न हो पाना इसके उत्पादन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अतः हमको बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुछ वैज्ञानिक विधियों का भी समावेश करना होगा। इन वैज्ञानिक विधियों में पादप ऊतक संवर्धन द्वारा सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक द्वारा बनाए गए पौधे हैं। पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी मात्रा में, कितनी भी अधिक मात्रा में पौधे बनाए जा सकते हैं। ये पौधे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और क्योंकि ये कंद से लिए गए सूक्ष्म भाग से बनाए जाते हैं जो कि बीमारी से मुक्त होता है, अतः इन पौधों की स्वस्थता और गुणवत्ता उच्च कोटि की होती है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा आलू की उगती हुई कली से एक बहुत ही सूक्ष्म भाग, लगभग 2 मिलीमीटर का भाग लेकर प्रयोगशाला में संवर्धित किया जाता है। इसको उचित तापक्रम और प्रकाश में रखकर इससे पौधे बनाए जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इस बोतल में ये पौधे आपको पहचान में आ रहे हैं। ये पौधे आलू के पौधे हैं। इसमें नीचे जो आपको एक सतह में सफ़ेद सफ़ेद मीडियम दिख रहा है, ये रसायन है। इन रसायनों के माध्यम से जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं, जो हमारी भूमि में 17 तत्व होते हैं, वही हमने इसको भी विभिन्न रसायनों के माध्यम से इस मीडियम में दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें खाने का सामान, पौधे के खाने का सामान, जो कि पौधा अपने आप प्रकाश संश्लेषित करके बनाता है, जिसको कि शर्करा कहते हैं, वो भी हमने इसमें दे रखा है। इस प्रकार विभिन्न रसायनों के माध्यम से ये पौधे प्रयोगशाला में संवर्धित किए जाते हैं। इसके उपरांत इन पौधों को हम पॉली हाउस में लगा देते हैं, जहाँ पर कि क्योंकि ये प्रयोगशाला में संवर्धित किए गए हैं और ये एक नियंत्रित तापमान और प्रकाश पर रखे गए हैं, अतः इनको हम सीधे प्रक्षेत्र में रोपित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनका 15 दिन के लिए वातानुकूलन करना होता है और इस वातानुकूलन के लिए हम इसको एक पॉली हाउस में लगाकर एक्लिमेटाइज करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन हेतु पत्ता गोभी की फसल में किए जाने वाले कार्य। नया पॉली हाउस बनाने की तकनीक पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।